Myself Rupa Shrivastava. Welcome to City Group of College यूट्यूब चैनल क्लास। आज हम लोग लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। लेसन प्लान होता क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं और इसके प्रिंसिपल क्या है लेसन प्लान के। कोई भी टीचर जब इस क्लास में पढ़ाने जाती है अपने सब्जेक्ट को, तो वो पहले से एक रूपरेखा तैयार कर, फ्रेम तैयार कर लेती है किस तरह से हम क्लास में अपनी लेसन को डिलीवर करेंगे, कैसे बच्चों को समझाएंगे और क्या क्या हम मेथड यूज़ करेंगे अपनी टीचिंग में। वो जो एक थोड़ा सा फ्रेमवर्क होता है वो लिखित रूप में होता है, इसको हम लेसन प्लान कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशंस हैं इनकी, ए लेसन प्लान इज़ ए टीचर्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और लर्निंग ट्रेजेक्टरी फॉर ए लेसन। लेसन प्लान जो है टीचर की एक डिटेल मतलब विस्तार पूर्वक उसका उसमें उसने डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि क्या कोर्स है उसका, इंस्ट्रक्शन कैसे देगी क्लास में, कैसे बच्चों को समझाएगी चीज़ों को और कैसे वो रास्ता दिखाएगी उस लेसन को समझाने के लिए। क्या है उस लेसन में है उसको, प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर को लेसन प्लान हेल्प करता है अपना लेसन को कैसे क्लास कक्षा में पढ़ाना है, उसको कैसे रन कराना है, पर्टिकुलर लेसन कैसे वो क्लास में डिलीवर करेगी, बच्चों को समझाएगी और चीज़ों को वो सब वो पहले से लिख लेती है। और ये इस लेसन प्लान में क्या क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स द गोल क्या है, लक्ष्य क्या है टीचर का, व्हाट द स्टूडेंट एंड आर सपोज टू लर्न, क्या स्टूडेंट को इस जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उससे हम क्या चीज़ लर्निंग डेवलप होगी इस लेसन से बच्चों में। हाउ द गोल विल रीच, कैसे हम उस गोल को प्राप्त करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। गोल का मतलब यहाँ लक्ष्य है कि क्या हम मेथड्स या प्रोसीजर अपनाएंगे, कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, कौन सा मेथड अपनाएंगे इस लेसन को पढ़ाने के लिए। एंड ए वे ऑफ मेजरिंग हाउ विल द गोल वाज रीच्ड, और कैसे हम मेज़र करेंगे, मापन करेंगे कि ये गोल लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है, थ्रू टेस्ट, वर्कशीट, होम असाइनमेंट। और ये इस टीचर जो है कक्षा में जो टेस्ट करवाती हैं, वर्कशीट देती हैं और होम असाइनमेंट देती हैं, उससे वो निर्धारित करती हैं कि बच्चे किस हद तक उस पाठ को समझ पाए हैं, उस लेसन को समझ पाए हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को प्लान्ड वे में करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं। और यही मोटिव होता है टीचर का कि बेहतरीन ढंग से सारे बच्चों को वो उस लेसन के बारे में समझा सकें। अब इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस दी हैं डेविस और जोसेफ लैंडन ने, और ये ऐसे तो बहुत लोगों ने दी है लेकिन मेनली यहाँ पर हमने दो ही ली हैं डेविस की। अकॉर्डिंग टू डेविस, लेसन मस्ट बी प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड, फॉर देयर इज़ नथिंग सो फैटल टू ए टीचर प्रोग्रेस और अप प्रिपेयर्डनेस। तो लेसन प्लान जो है पहले से ही पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ हानि नहीं होती है, कुछ भी इसमें हानि नहीं है टीचर के लिए कि उससे उसकी प्रोग्रेस ही होगी और तैयारी ही होगी। वो जब तैयारी के साथ कक्षा में जाएगी तो वो अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकेगी अपने लेसन को।
ऑन द अदर हैंड जोसेफ ने कहा है दूसरा जो डेफिनेशन है जोसेफ लैंडन का है, वो कहते हैं कि वी मे डिफाइन लेसन प्लान एज ए ड्राफ्ट ऑफ द लेसन put upon paper with all the important points whether of matter or method clearly marked। उन्होंने ये कहा है कि लेसन प्लान एक तरह का प्रारूप तैयार करना है लेसन का अपने पाठ का, जो कि पेपर में प्रारूप तैयार करते हैं टीचर्स, विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं जो कि बच्चों को जानना ही चाहिए उस लेसन के बारे में, वेदर ऑफ मैटर और मेथड क्लियरली मार्क, चाहे वो क्या मेथड अपनाएगी टीचर और क्या वो मटेरियल जो पढ़ा रही है उसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मटेरियल क्या हुआ, आपका पाठ जो है वो जो पढ़ा रही है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्लियरली उसको मेंशन करेगी। ये लेसन प्लान हेल्प करता है टीचर को अपना मैटर डिलीवर करने में। अब क्लास हम लोग स्टूडेंट्स हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन प्लान कितने तरीके के होते हैं ये देखेंगे। आप देख रहे हैं 2 तरीके के होते हैं प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल भी 5 तरीके के होते हैं बच्चों। जनरल प्रिंसिपल में 5 पॉइंट जो आते हैं वो आते हैं नॉलेज, वैरायटी, कोहेरेंट, कोहेसिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल में जो है बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम, ड्यूरिंग टीचिंग एंड आफ्टर टीचिंग। अब आप पहले जनरल प्रिंसिपल देख लीजिए। जनरल प्रिंसिपल में क्या है कि लेसन जो टीचर पढ़ाने जा रही है, सबसे पहले इसमें नॉलेज आ रहा है। नॉलेज मतलब ज्ञान। बच्चों को पढ़ाने से पहले टीचर क्या उस टॉपिक के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी ज्ञान रखती है, उसको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। टीचर शुड हैव क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ द सिलेबस टू बी टॉट, टू whom it is to be taught and how it has to be taught। मतलब टीचर को पूरा विस्तार से और स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए उस सिलेबस का, और किसको वो बताने जा रही है, किसको सिखाने जा रही है और वो कैसे सिखाएगी, इसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए। इसमें डेफिनेशन है, हैमर ने कहा है 1993 में, ए टीचर शुड हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ स्टूडेंट। आपको पहले दिखा दें, स्टूडेंट, द सिलेबस, activities, language, skill, language type, subject and content, institutions and its restrictions। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर को पूरा स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए किसके बारे में, अपने छात्रों के बारे में, अपने सिलेबस क्या उसको पढ़ाना है, एक्टिविटीज़ कौन सी हमको लेनी है, क्रियाकलाप उसमें, लैंग्वेज जो है वो क्या उसको कायदे से वो समझ सके, लैंग्वेज स्किल उसकी अच्छी हो, और लैंग्वेज टाइप क्या है वो भी समझ सके, सब्जेक्ट एंड कंटेंट क्या है, और इंस्टीट्यूशन को भी वो समझ सके, जिस जहाँ वो पढ़ा रही है उसको भी समझ सके, और उसकी इंस्टीट्यूशन की सीमाएं क्या हैं वो भी वो अच्छी तरह से जान सके। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों कि नेक्स्ट हमारा क्या प्रिंसिपल है। जनरल प्रिंसिपल में पहला हमने पढ़ा नॉलेज, दूसरा हम पढ़ा है वैरायटी। वैरायटी में क्या वैरायटी होनी चाहिए, वैरायटी किस चीज़ में होनी चाहिए, वैरायटी इस चीज़ में होना चाहिए कि टीचर जो है कंटेंट, वैरायटी माने विविधता,
कि टीचर इसमें वैरायटी इस बात की है कि टीचर जो है कंटेंट जो सिलेबस है या लेसन है पर्टिकुलर, वो सिलेबस तो पूरा एक दिन में पढ़ा नहीं देगी, लेसन पढ़ा रही है, तो लेसन में जो टॉपिक है वो बच्चों को किस तरह से डिलीवर कर रही है, किस तरह से वो समझा रही है। अगर बच्चों को उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है मान लीजिए, तो वो क्या क्या अपने जो मेथड अपना रही है कि बच्चों को समझ में आ जाए, उसमें विविधता क्या ला रही है कि बच्चे और अच्छी तरह से उस चीज़ों को समझ सके। द सिलेबस और कंटेंट टू बी टॉट शुड बी प्रेजेंटेड इन ए वेराइटी ऑफ वे। दिस विल हेल्प टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग enjoyable, अनप्रडिक्टेबल एंड मोनोटोनस। अब ये जो है, अगर टीचर जो है कंटेंट मतलब डिफरेंट तरीके से समझाएगी बच्चों को, तो बच्चों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा और वो अप्रत्याशित रूप से उसको सीख सकेंगे और उनकी निरस्ता भी इससे दूर होगी लेसन के प्रति। लेसन जो है अगर आप देखें तो नीरस हो जाता है अगर एक ही लेक्चर मेथड से पढ़ाते रहे। बच्चों को विविधता लाएंगे अपने लेसन को समझाने में, तो और भी अच्छी तरह से चीज़ों को, जब डिफरेंट एक्टिविटीज़ होगी तो उसमें वो इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। और प्रेजेंटेशन मैनर डिफरेंट होना चाहिए, बिहेवियर्स और पर्सनालिटी रिफ्लेक्शन, क्लासरूम एक्टिविटी एड्स एंड देयर यूजेस, मेथड, टेक्निक, स्ट्रेटजी, अप्रोचेस भी डिफरेंट टाइप के यूज़ करने चाहिए टीचर को। ये नहीं कि सिर्फ एक ही वे में पढ़ाया जा रहे हैं, उनको हर वक्त चेंजेस लाने चाहिए अपने हर चीज़ में, बिहेवियर में भी चेंज लाना चाहिए, प्रेजेंटेशन मैनर भी उनका बदलते रहना चाहिए, अपने लेसन को कैसे वो डिलीवर कर रही हैं क्लास में, पर्सनालिटी भी उनकी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन आता है उससे टीचिंग में, जल्दी बच्चे तुरंत सीखते हैं, रिफ्लेक्शन आपको तुरंत मिलेगा उसका। क्लासरूम एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट टाइप की यूज़ करनी चाहिए, टीचिंग ऐड भी डिफरेंट और उसको अपने कंटेंट के अनुसार टीचिंग ऐड भी इस्तेमाल करना चाहिए, मेथड एंड टेक्निक और स्ट्रेटजी जो अपनाती है, अप्रोचेस जो है वो भी डिफरेंट टाइप के यूज़ करने चाहिए टीचर को, जिससे कि बच्चों का जो है ज्ञान का विकास होता है और वो इंटरेस्ट डेवलप करते हैं अपने लेसन को समझने में। अब ये नेक्स्ट हमारा है, पहला हमने पढ़ा नॉलेज, दूसरा वैरायटी, तीसरा अब हम पढ़ेंगे कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत और स्पष्ट होए। चीज़ें जो हैं जो हम डिलीवर कर रही है, टीचर लेसन प्लान जो बना रही है वो स्पष्ट होए और सुसंगत होए लेसन से। ये नहीं कि वो कुछ भी पढ़ाई जा रही है। Whatever content is planned under lesson planning must be coherent. That is, there should be relation among the teaching point to be taught in the class. मतलब वो रिलेटेड टॉपिक जो है उसी से अपनी बातें बताए, बच्चों को समझाए चीज़ों को, किसी और बात को अपनी टीचिंग में ना अंदर उसके लिए। ये मतलब ऐसे तो हम कई टॉपिक पे बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम टीचिंग करने आ रहे हैं तो हमको पर्टिकुलर अपने टॉपिक से रिलेटेड ही बस फोकस करना चाहिए, उन्हीं बातों को डिलीवर करना चाहिए क्लास में। ये नहीं कि हम किसी भी मुद्दे पे अपना डिस्कशन करने लग जाएं क्लास में। डिसाइड द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड मस्ट बी इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर। अब ये जो सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड ही हम मतलब मेथड अपनाएं और एक्टिविटीज़ जो करानी है वो उसी से रिलेटेड हो, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ाने जा रही है या पढ़ा रही है उसी से टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए। फालतू की बातें क्लास में नहीं करनी चाहिए। Any matter out of way will create confusion and delink the coherence of the subject matter. जो भी अगर हम क्लास में मतलब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें ना करके अलग बातें करने लगेंगे
तो इससे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं टीचर मैम पढ़ाना क्या चाह रही हैं, और जो वो जो है कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा बच्चों के मन में, और वो लिंक नहीं होगा एक तो टॉपिक से, तो बच्चों को सिलेबस भी पिछड़ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट हमारा आपका प्रिंसिपल 2 थे, जो कि जनरल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल में हम लोग ने पढ़ा नॉलेज, वैरायटी, कोहेरेंट। अब हम पढ़ेंगे कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब बच्चों सामंजस्य होता है। सामंजस्य मतलब जो द कंटेंट शुड वेल कनेक्टेड बाय द टीचर्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू कॉन्सेप्ट, इट शुड बी कनेक्टेड विद द प्रीवियस नॉलेज। जो मतलब जो बच्चे जो नया कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, वो बच्चों को उसका पूर्वानुमान भी होना चाहिए। वेल मतलब जैसे पिछली कक्षाओं में अक्सर आप देखेंगे कि लेवल बढ़ा के आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे एक लाइट चैप्टर है, आपको फॉर एग्जांपल लाइट क्या है 6 में भी है, 7th में है और 8th में भी है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला प्रीवियस नॉलेज बच्चों को होता है उस कंटेंट के बारे में जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये जो है कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से ही रिलेट करके हम नए अपने कंटेंट को डिलीवर करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए कि बच्चे पहले से ही जानते हैं उस टॉपिक के बारे में। उसके आगे हम अब अपनी इस कक्षा में बच्चों को और नॉलेज देंगे उस टॉपिक के बारे में। और प्रीवियस नॉलेज से अगर हम बिल्ड करेंगे अपनी नई नॉलेज को, तो बच्चों को उसके बारे में क्लियर नॉलेज डेवलप होगी। दैट फ्लो ऑफ दैट कोहेसिवनेस इज कंटेंट मैनेज्ड। इस तरह से कंटेंट को मैनेज किया जा सकेगा। हार्मर ने 1993 में ये कहा था, गुड लेसन प्लान इज द आर्ट ऑफ मिक्सिंग टेक्निक, एक्टिविटी एंड मटेरियल इन such a way that an ideal balance is created for the class। हार्मर ने कहा था कि एक अच्छा लेसन प्लान जो होता है वह एक कला है। किस चीज़ का? मिक्सिंग माने मिलाना, टेक्निक्स, तरह तरह की टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, एक्टिविटीज़ एंड मटेरियल, जो सामग्री पढ़ाई की है, स्टडी मटेरियल है, इन सच वे, इस तरह से मिलाना टेक्निक को, एक्टिविटीज़ को और अपने मटेरियल को, स्टडी मटेरियल को, कि दैट आइडियल बैलेंस इज क्रिएटेड फॉर द क्लास। एक बैलेंस सा क्रिएट हो जाए और वो नए नॉलेज को गेन कर ले। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये चीज़ें हमें बच्चों के लेवल से पढ़ानी है चीज़ें। हमारी नॉलेज तो कहीं अधिक है क्योंकि हम बहुत बड़ी कक्षा से पढ़ के आए हैं, लेकिन हमें बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित चीज़ों से रिलेट करके नया ज्ञान प्रदान करना है। क्लास अब हम लास्ट इसका देखेंगे, जनरल प्रिंसिपल का लास्ट हमारा है इसका 5th पॉइंट कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लेसन को डिलीवर करने में। जैसा कि आप देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं क्लास में, कुछ जो होते हैं कि कुछ अबव इंटेलिजेंस लेवल के होते हैं, कुछ बिलो इंटेलिजेंस लेवल के होते हैं। तो हमें ये ध्यान देकर कक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी, अपने लचीलापन रहना चाहिए पढ़ाने में, कि जो हम पढ़ा रहे हैं अगर बच्चा चाहता है कि हमको अगले लेवल का भी पता चल जाए तो उसको थोड़ा सा उसके बारे में भी ज्ञान दें, क्योंकि हमें तो पहले से इतना ज्ञान है। और अगर कोई बच्चा कम है तो उसको हम उस लेवल की लाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके। आप देखेंगे कि आपकी कक्षा में कुछ बहुत ही स्मार्ट बच्चे होते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल का भी जानना चाहते हैं चीज़ें की, और तो हम उन्हीं के अनुसार अपनी टीचिंग को मॉडिफाइड कर लेंगे
और एवरेज स्टूडेंट को एवरेज वे में पढ़ाएंगे, और अबव एवरेज को उसके अनुसार पढ़ाएंगे, और इंटेलिजेंट को उसके अनुसार पढ़ाएंगे। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, पढ़ा तो हम सभी को रहे हैं एक साथ में, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम देते रहेंगे, और जो कमज़ोर हैं उनको और दोबारा मतलब कोशिश करेंगे कि वो सबकी बराबर एवरेज स्टडी हैबिट अपना सकें, और मतलब एवरेज स्टूडेंट के बराबर उनको लाने की कोशिश करेंगे। और जो हैं, जो एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं, उनको नॉलेज और गेन करनी होती है उन चीज़ों के बारे में, उनको भी हम कुछ नया कंटेंट प्रदान करेंगे। इस तरह से हम अपनी क्लास में टीचिंग करेंगे तो ये जो है बहुत इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी। ठीक है, अब हम बच्चों इसके प्रैक्टिकल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल प्रिंसिपल में हमें क्या क्या करना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रिंसिपल में हमारे हैं 3 पॉइंट्स: बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम, ड्यूरिंग टीचिंग एंड आफ्टर टीचिंग। तो बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम हमारे क्या पॉइंट हैं, आप यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए भी और सुनिए भी। रीड द टेक्स्ट केयरफुली। जब हम कक्षा में जाने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, टीचर्स को टीचर जब क्लासरूम में जाती है उससे पहले उसको कंटेंट अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स मस्ट बी अंडरलाइन। जो भी महत्वपूर्ण वर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। एक्सरसाइज और वर्कशीट को प्लान कर लेना चाहिए। सेलेक्ट सुटेबल सप्लीमेंट्री मटेरियल, जैसे टीचिंग एड है वो पहले से सेलेक्ट करके और अपने पास रख लेना चाहिए, ताकि क्लास के टाइम में हैफर्जनेस ना हो। गिव ए थॉट हाउ यू विल प्रोसीड विथ लेसन ड्यूरिंग टीचिंग। एक अपने मन में थॉट विचार रखना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे लेसन प्लान को लेके टीचिंग के दौरान। अपने लेसन प्लान करके रखे हैं कि लेसन को कैसे हम प्रोसीड करेंगे क्लास में। तो ये पहले से ही हम दिमाग में एक विचार रखेंगे कि किस तरह से हम क्लास में डिलीवर करेंगे अपने लेसन को। प्लान एक्टिविटी और ऐड बिफोर, मतलब जब सब पहले हम एक्टिविटी कौन कौन सी कराएंगे क्लास में, कितने समय है हमारे पास, सब चीज़ को कंसीडर करके ही हम क्लास में जाएंगे। बी मेंटली प्रिपेयर फॉर द टास्क। और अपने दिमागी तौर से तैयार रखेंगे अपने आप को कि हम कैसे इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। इस चुनौती है जो हमारे पास लेसन प्लान, मतलब लेसन की, इस लेसन को कैसे हम सिखाएंगे बच्चों को। ड्यूरिंग टीचिंग हमें क्या क्या करना चाहिए, टीचिंग के दौरान मतलब लेसन प्लान हम डिलीवर कर रहे हैं उस दौरान हम क्या क्या सावधानियाँ और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अपीयर कॉन्फिडेंट एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर द टीचिंग टास्क। जो हमारा टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर मतलब कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और पहले से अच्छी तरह तैयारी रखेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी नहीं आएगी। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स। आप उद्देश्य पूरी तरह से अपने आप को समझा लेंगे और पहले से बच्चों को बोलते बोलते ये चीज़ें बता देंगे कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे। प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द लेसन प्लान। जैसा आपने लेसन प्लान बनाया उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोशिश करेंगे चलने की। इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनेशन मस्ट बी क्लियर टू द स्टूडेंट। जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चों को और एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं बच्चों को, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए पिक्चर। व्याख्या करते हैं वक्त बच्चों को समझ में आनी चाहिए चीज़ें। डू नॉट स्टिक टू द लेसन प्लान एज इफ इट इज बीइंग रिकॉल आफ्टर मेमोराइजेशन। अब बच्चों को एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए अपने। अगर मान लीजिए किसी चीज़ बच्चों को फिर से नहीं समझ में आया तो दोबारा उन चीज़ों को समझा देना चाहिए।
बी केयरफुल एंड इंटरैक्टिव। कक्षा में आप प्रसन्न रहिए, ये नहीं कि आप टेंशन में दिखिए। और बच्चों से अपना जैसे परस्पर संवाद जारी रखिए। ये नहीं कि आप अपना ही पढ़ाया जा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं उससे आपको मतलब ही नहीं है। बच्चों को अपने में इन्वॉल्व करना है हमें, कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से सुने। अलाउ क्रॉस क्वेश्चनिंग एंड आंसर विथ राइट एटीट्यूड। मतलब बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि वो भी क्वेश्चन कर सकें आपसे, जो नई चीज़ें समझ में आ रही हैं उनको लेसन के बारे में। हो सकता है कि वो कुछ अलग चीज़ें पूछ लें जो कि आपने नहीं सोचा हो, वो भी आपको कोशिश करनी चाहिए जवाब देने की। अब रिकैप्चुलेशन एंड इवेल्युएशन भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा मोटिवेशन करना चाहिए। आप रिकैप्चुलेशन जब पुनः आप अभ्यास करवाते हैं चीज़ों का, तो आप जो है मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को डिमोरलाइज करें। और इवैल्यूएशन करते वक्त जब आप मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, तो मोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगर नहीं आई चीज़ें तो उनको मोटिवेट करिए कि आपको आ जाएंगी, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है। द नेक्स्ट हमारा रहता है द क्लास शुड बी कंक्लूडेड ऑन पॉजिटिव नोट। मतलब ये पॉजिटिव नोट का मतलब क्या है कि टीचर अगर सकारात्मक रवैया रखेगी, सकारात्मक टिप्पणी देती रहेगी क्लास में, तो जो है स्टूडेंट्स, जो आपके छात्र छात्राएं हैं, वो भी आपका वेट करेंगे कि मैम की कब दूसरी कक्षा होगी और कब फिर से हम मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और उन जब समझाती हैं तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं और स्पष्ट हो जाती हैं, तो वो आपकी अगली कक्षा का इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर टीचिंग क्या करना चाहिए। आफ्टर टीचिंग हमें व्हाट हैज़ बीन डन in the classroom during teaching must be reflected upon। उसका रिफ्लेक्शन तो मिलता ही है, जो भी हमने सिखाया है पढ़ाया है। राइट रिव्यू लिखना चाहिए अपना, समीक्षा क्या हुआ कि क्लास में हमने जो पढ़ाया उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा, ये ज़रूर लिखना चाहिए। एंड लिस्ट प्रॉब्लम फेस्ड एंड हाउ दे कैन बी सॉल्व। और ये जो है जो भी प्रॉब्लम आई क्लास में वो हम एक लिस्ट बना लें और उसको क्या से हमने उसका सलूशन निकाला उस प्रॉब्लम का, ये सब हमें लिख लेना चाहिए। चेक एंड इवेल्युएट स्टूडेंट नोटबुक। जो है नोटबुक में जो आपने नोट्स निकाले हैं, लिखवाए हैं बच्चों को, और जो टेस्ट लिए हैं उसको भी आपको चेक कर लेना चाहिए। शेयर योर एक्सपीरियंस विथ अदर टीचर। जो भी आपको अनुभव प्राप्त हुआ है उस कक्षा को पढ़ाने में, वो दूसरी टीचरों से भी, अध्यापकों से भी उसको बांटना चाहिए उस अनुभव को। डिसाइड एंड प्लान फॉर नेक्स्ट टीचिंग सेशन। और अगली कक्षा के लिए फिर से आपको तैयार हो जाना चाहिए। इसके इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन ने लेसन प्लान के बारे में क्या बोला है। लेसन प्लान इज़ द outline of the important points of a lesson arranged in order in which they are to be presented to the student by the teacher। इंटरनेशनल डिक्शनरी ने कहा है लेसन प्लान जो है ये खाका है, आउटलाइन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं लेसन के, पाठ के, वो जो है अरेंज रहते हैं ऑर्डर में, सीक्वेंस में, कि हम इसके बाद ये लेंगे, इसके बाद ये लेंगे, पढ़ाएंगे क्लास में, और इन विच दे आर टू बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट बाय द टीचर। एक मतलब योजनाबद्ध तरीके से लेसन प्लान एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिससे कि हम क्या डिलीवर क्लास में करेंगे, किस सीक्वेंस में करेंगे, ये टीचर तैयार करती है। आई होप सो क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेसन प्लान
और इसके कितने क्या प्रिंसिपल हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू क्लास।